लाला मुझे इस बारे में नहीं मालूम, पहली बार ऐसा हो रहा है। लाला मुझे डर लग रहा है। सभी हवेली वाले गांव गए हुए थे। एग्जाम्स की वजह से अरुषा ना जा सकी। इधर आधी रात इसकी तबीयत खराब हुई तो कुछ निशांत देखकर वह डर गई। इसके रोने से अरमगान कमरे में आया। इसे दर्द से रोते देखकर अस्पताल ले गया। मिस्टर अरमगान, जितनी जल्दी हो सके इनकी शादी कर दें। इनकी बीमारी का एक ही इलाज है, इन्हें शौहर की ज़रूरत है। अरमगान इससे निकाह करके घर लाया, मगर वह रोने लगी। लाला बाबा जान निकाल लेंगे। मेरी ऐसे पहले कभी नहीं हुआ, मगर इसे दर्द से निकालने का एक ही रास्ता था। अरमगान ने करीब करते मोहब्बत से, मिस्टर शाहजमान, आप अरुषा के चाचा लगते हैं। कॉल के दूसरी जानिब एक औरत की आवाज़ उभर रही थी। शाहजमान कुछ देर चौंकने के बाद फिर बोले, जी मैं शाहजमान अरुषा का चाचा ही बात कर रहा हूँ। बताइए आप कौन बात कर रहे हैं और क्या हुआ? सब खैरियत तो है? इन्हें हैरानी हुई थी। मिस्टर शाहजमान, अरुषा की अचानक हालत बहुत खराब हो चुकी है और वह चकरा कर गिर गई है। कब से बेहोश है और वह होश में नहीं आ रही। मेरे ख्याल से इनका बीपी बहुत लो है। आप जल्दी से आकर इन्हें रिसीव कर लें ताकि मजीद कोई मसला ना बने। अरुषा की प्रिंसिपल बात कर रही हूँ, और यह कहकर कॉल बंद कर गई थी। जबकि अब शाहजमान एकदम से फिक्रमंद होने लगे थे। अलमगान, बेटा जल्दी से चलो, हमें अरुषा के कॉलेज पहुंचना है। अरुषा की तबीयत बहुत ख़राब है। इसकी प्रिंसिपल की कॉल आई थी। वो कह रही हैं कि वो चकराकर नीचे गिर गई है। जल्दी चलो, काफ़ी देर से वो बेहोश है और होश में नहीं आ रही। अरमगान, जो इस वक्त अपने कैबिन में बैठा कंप्यूटर पर तेज तेज उंगलियां चला रहा था, बाप की आवाज़ पर एकदम से चौंक उठा था कि क्या मतलब, क्या हुआ है इससे। वह जल्दी से खड़ा होता हुआ शाहजमान की जानिब सवालिया नज़रों से देख रहा था। मुझे तो इसके कॉलेज जाने के से ही पता चलेगा, इसलिए मैं लेने आया हूँ कि चलो मेरे साथ चलो। पता नहीं बच्ची को क्या हो गया है, वो भी काफ़ी परेशान दिखाई दे रही है। जी बाबा, चल। अरमगान शाहजमान को चलने का कहता हुआ जल्दी से इनके पीछे दौड़ता हुआ चला गया। इसके हाथ आहिस्ता आहिस्ता कांपने लगे थे। ना जाने इसे क्या हो गया था। बस वो ठीक तो होगी ना। वो ड्राइविंग करते हुए पापा को देख रहा था। इन्होंने कुछ देर इसकी जानिब देखा और कहा, मालूम नहीं बेटा, खुदा खैर करे। बेटा, इतने परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। और तुम क्यों परेशान हो रहे हो? इसके लिए परेशान होने के लिए हम हैं ना। शाहजमान ने इसकी इस कदर परेशान देखते हुए कहा तो वह जीप सा गया था। जी बाबा, बस वैसे घर का फर्द है ना, इसलिए परेशान हो रही थी। वो अपनी तरफ से बात बनाता हुआ गाड़ी जल्दी से अरुषा के कॉलेज की जानिब मोड़ चुका था। कॉलेज के दरवाजे पर पहुंचता है। यह दरवाज़ा इसके सामने खोल दिया गया था। वो जल्दी से भागकर बाहर निकला था। शाहजमान ने इससे ताकीद की थी कि वह जल्द जल्द इसे गाड़ी में डाले और वह इसे अस्पताल ले जाए। इसे टीचर्स ने एक मैटर्स पर लटाया हुआ था, लेकिन फिर भी वह 100 कोशिश करने के बाद भी होश में नहीं आई थी। और अरमगान ने जैसे ही देखा, वह पहले से बहुत कमज़ोर लग रही थी। ना जाने इससे क्या हो गया था। इसकी हालत देखकर इसकी रूह फना होने लगी थी। वह जल्दी से इसे उठाता हुआ गाड़ी की जानिब ले गया। शाहजमान इनके पीछे पीछे थे। क्या हो गया बेटा? अरुषा बेटा, आंखें खोलो। देखो, मैं आपका चाचा जान बोल रहा हूँ। देखो तो मैं आपके पास आया हूँ। वो इसके चेहरे पर थपथपाहट करते हुए पिछली सीट पर बैठे थे। इसे बार बार होश में लाने की कोशिश कर रहे थे। अरमैगान के यूं लगता था जैसे हाथों के तोते उड़ गए थे। वह जल्दी से गाड़ी ड्राइव करता हुआ अस्पताल की इमारत तक ले आया था और एक बार फिर से इसे अपनी बाहों में उठाता हुआ अस्पताल के इमरजेंसी रूम की जानिब ले गया था। हालांकि स्ट्रेचर एन के सामने रख दिया गया था, लेकिन इसने इसे स्ट्रेचर पर नहीं डाला था। शाहजमान और अरमगान को देखते हुए डॉक्टर जल्दी से भागकर इनके मरीज की जानिब आए थे, क्योंकि वह इन लोगों से वाकिफ थे। इसने जल्दी से इसे मरीज के बेड पर लिटाया और फिर कहा, डॉक्टर साहब जल्दी से चेक करें, इसे क्या हो गया है। 3 घंटे से कह रहे हैं कि यह बेहोश हो चुकी है और अभी तक यह होश में नहीं आ रही। सब ठीक तो है ना? और अरमागान इसके हाथ मलता हुआ डॉक्टर से कहने लगा था। यहाँ पर एक लेडी डॉक्टर और एक मेल डॉक्टर थे। इन दोनों ने इन दोनों को बाहर निकाला और फिर इसका चेकअप करना शुरू कर दिया। देखें अरमागान साहब, आप बाहर बैठ जाएं, हमें आराम से इनका चेकअप करने दें, इसके बाद ही हम बता सकते हैं। मेल डॉक्टर ने अरमानगान के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा तो अरमानगान ने अपने बाबा की जानिब देखा। शाहजमान ने भी इसे बाहर आने का इशारा दिया तो वह जल्दी से बाहर निकल गया, लेकिन इसका दिल
जोर जोर से धड़क रहा था। शाहजमान इसकी हर एक हरकत पर नजर रखे हुए थे। इन्हें हैरानगी हो रही थी कि आखिर अरमगान इसकी हालत पर इतना परेशान क्यों हुआ जा रहा है। दूसरी तरफ शाहजमान खुद भी बहुत परेशान थे। ना जाने बच्ची को क्या हो गया था। अचानक बैठे बैठे यह कैसे बेहोशी तारी हो गई थी कि वो होश में नहीं आ रही थी। बाबा फिक्र ना करें, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अरमगान ने अपने आप पर काबू पाते हुए शाहजमान को दिलासा दिया था। इस वक्त तक आयशा बेगम भी यहाँ आ चुकी थी। आयशा बेगम अरमगान की वालदा और शाहजमान की बेगम थी और अरूशा इनकी सगी बेटियों की तरह थी। या अल्लाह खैर, शाहजमान साहब क्या हो गया है? मासूम सी बच्ची को भी सुबह तो बिल्कुल ठीक थी, कॉलेज गई और बिल्कुल ठीक थी। अचानक ये क्या हो गया इसे? खुदा खैर करे मेरी बच्ची को। ना जाने किसकी नजर लग गई। वह भूली हुई सांसों के साथ इनकी तरफ पड़ते हुए बोली। इनकी आंखें नम थी। अम्मी, सब कुछ ठीक हो जाएगा, डॉक्टर चेकअप कर रहे हैं। अरमानगान खुद को नॉर्मल रखे हुए था। वो नहीं चाहता था कि कोई गलत ख्याल इन लोगों के दिल में आए। तभी दोनों डॉक्टर बाहर निकले। इन दोनों के चेहरे पर अजीब सा तासुर था। क्या हुआ डॉक्टर साहब? मेरी बच्ची की तबीयत अब कैसी है? आयशा बेगम, जिसने लेडी डॉक्टर को देखा तो जल्दी से भागती हुई इसकी जानिब बढ़ी। आप मिस शाहजमान हैं, आप आइए मेरे साथ और आप लोग फिक्र ना करें। परेशानी वाली कोई बात नहीं है। आप जरा आए मेरे साथ, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। लेडी डॉक्टर आयशा बेगम को अपने साथ लेते हुए अपने ऑफिस की जानिब चल दी, जबकि मेल डॉक्टर ने शाहजमान साहब के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, हमने चेकअप किया है। बजाहिर तो वह बिल्कुल ठीक लग रही है और इनके कुछ टेस्ट करवाए हैं। अभी रिपोर्ट आती ही होगी, इसके बाद ही कुछ हतमी तौर पर आपको बताया जाएगा। बाकी डॉक्टर नाजिया ने कुछ नोट किया होगा तो आपकी बेगम को बता देंगे। फिक्र की कोई बात नहीं है, अल्लाह ताला सब कुछ ठीक करेंगे। यह कहते हुए डॉक्टर साहब आगे बढ़ गए थे, जबकि अरमगान और शाहजमान दोनों ही एक दूसरे को देखते रह गए। खुदा खैर करे, ना जाने बैठे बैठाए मासूम सी बच्ची को क्या हो गया है। अब मैं अपने भाइयों को क्या जवाब दूंगा? अगर इनकी बेटी को कुछ हो गया तो पहली बार शाहजमान कुछ ज्यादा ही फिक्रमंद होते हुए बोले थे, क्योंकि डॉक्टर नाजिया जिस कदर जल्दी में आयशा बेगम को अपने साथ अपने ऑफिस में ले गई थी, कोई मामूली बात नहीं लग रही थी। वो काफी परेशान हो गए थे। बाबा, बिल्कुल भी परेशान ना हो, सब ठीक हो जाएगा। अरमगान ने अपने बाबा के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, लेकिन इसका दिल भी जोर जोर से धड़क रहा था। लेकिन जो भी था, इसने अपने दिल को मजबूत किया हुआ था। अभी रिपोर्ट्स आती होंगी, रिपोर्ट्स के होने के बाद आपको हतमी तौर पर कोई बात बता सकूंगी, लेकिन फिलहाल जो बात मुझे लगी वो मैं आपसे छुपाना नहीं चाहती। देखें, आप सब लोग मेरी आंखों के सामने हैं और मैं जानती हूँ कि यह बच्ची अनमैरिड है, अभी मासूम बच्ची है। 19 साल इसकी उम्र है और बहुत अच्छी लड़की है। लेकिन इस वक्त जब मैंने इसका चेकअप किया तो कुछ मुझे मालूम हुआ। आप गौर से सुनिएगा, अपने आप को संभाल के सुने, आपको बहुत बड़ा झटका लग सकता है। यह बच्ची, जहां तक मेरा तजुर्बा है, मुझे प्रेग्नेंट लगती है। डॉक्टर नाजिया ने राजदारी से आयशा बेगम के हाथ पर हाथ रखते हुए कहा था। वो इनकी बहुत ही पुरानी डॉक्टर थी। इन्हें अगर फैमिली डॉक्टर कहा जाता तो शायद यह गलत ना होगा, इसलिए वो आयशा बेगम को अलैदगी में ही इस बात से आगाह कर रही थी। अरे नहीं डॉक्टर साहिबा, ये आप क्या कह रही हैं? वो तो मेरी मासूम सी बच्ची है। वैसे बिल्कुल भी नहीं है, आप ऐसा कैसे कह सकती हैं? नहीं नहीं, आपको कोई गलतफहमी हुई होगी। आयशा बेगम इस बात पर जैसे चौंक उठी थी। इनके लिए इस बात पर यकीन करना बिल्कुल नामुमकिन था। देखिए, मैं जानती हूँ कि आपके दोनों बच्चे बहुत समझदार और शरीफ हैं, लेकिन देखिए, अरुषा कॉलेज पढ़ती है और रोज रोज नए नए लोगों से पाला पड़ता है। मेरा ऐसा बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि सरासर इसकी गलती है या फिर आपके घर में इसके साथ ऐसा कुछ हुआ है। नहीं, मेरा ऐसा बिल्कुल भी इरादा नहीं है। मैं बस आपको आगाह करना चाह रही हूँ कि आप देखें, अपने इर्द गिर्द इसके कॉलेज से पता करें। कहीं ऐसा ना हो कि इसकी दोस्ती किसी से हो और फिर किसी ने इसका गलत फायदा उठाया हो। इस तरह हम मासूम सी बच्ची पर इल्जाम तो नहीं लगा सकते। आपके बेटे को भी मैं जानती हूँ, क्योंकि यहाँ पर सबसे पहले आपके बेटे पर शक जाएगा, लेकिन वह बहुत शरीफ बच्चा है और वैसे भी वह सारा दिन तो ऑफिस में मशरूफ रहता है और मैंने अक्सर देखा भी है कि वह रात में भी ऑफिस का काम कर रहा होता है। यह यकीनन आपकी बेटी को मुजरिम कोई और ही है। आप फिक्र ना करें, अभी रिपोर्ट्स आनी बाकी है। हतमी बात तो रिपोर्ट्स आने के बाद ही पता चलेगी। नाजिया आयशा बेगम की नफ्सियात को अच्छी तरह समझ रही थी। वो समझ सकती थी, वो खुद एक बेटी की माँ थी
और वो यह भी जानती थी कि अरुषा बिल्कुल इनकी बेटियों की तरह है। वो खुद भी बहुत परेशान हो रही थी और इसी वक्त इनके दरवाजे पर दस्तक हुई और एक नर्स कुछ कागजात लेकर इनके पास आई और फिर कागजात इनके हाथ में थमाती हुई बाहर निकल गई। डॉक्टर नाजिया ने एक नज़र इन कागजात पर डाली और फिर एक नज़र सामने बैठी आयशा बेगम को देखा और अपनी ऐनक को उतार के नीचे रख दिया। आयशा बेगम हुनको की सूरत में बैठी नासमझी की हालत में इधर उधर देख रही थी और अपनी उंगलियां मड़ो रही थी। तुम्हें क्या हुआ है डॉक्टर साहिबा? आप कुछ बताती क्यों नहीं? क्या लिखा रिपोर्ट्स में? इल्तिजाया नज़रों से इनकी जानिब देखती हुई कह रही थी। इनकी नज़रों में एक अजीब सा एहसास था कि हो सकता है वह कह दें कि यह हमारा सारा अंदाज़ा गलत ठहरा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ था। वो डॉक्टर की ऐक उतारते हुए इसे टेबल पर रखते हुए देख रही थी और साथ ही साथ आयशा बेगम का दिल भी खोला जा रहा था। डॉक्टर साहिबा बोलिए, ना कह दें कि सब कुछ गलत है। रिपोर्ट्स में ऐसा कुछ नहीं है। वो डॉक्टर साहिबा की तरफ इल्तिजाया नजरों से देख रही थी। इनकी आंखों से आंसू टप टप गिरने लगे। देखिए मिसेस शाहजमान, मैं जो बात आपको बताने जा रही हूँ, अपने दिल को मजबूत करके सुनिएगा। जिस चीज का डर था वही हुआ। आपकी बच्ची वाकई में प्रेग्नेंट है। यह बात मुझे बहुत अफसोस से कहना पड़ रही है। आपके लिए बेहतर होगा कि जल्द से जल्द इसकी शादी कर दी जाए। और अब आप लोगों के लिए मेरे ख्याल से बेहतर भी यही है, क्योंकि अबॉर्शन भी नहीं हो सकता, क्योंकि मुद्दत से ज़्यादा गुजर चुकी है। और मेरे ख्याल से करना भी ठीक नहीं होगा, क्योंकि बच्ची बहुत कमज़ोर है और इस दौरान इनकी जान भी जा सकती है। डॉक्टर नाजिया ने समझाती हुई बोल रही थी और आयशा बेगम तो यूं लगता था जैसे अभी के अभी बेहोश हो जाएंगी। मैं इसके चचा को क्या जवाब दूंगी? इस बच्ची की जिम्मेदारी तो मुझ पर थी ना, और मैं तो मुकम्मल तौर पर इसका ध्यान रखती आ रही हूँ। बच्ची बिल्कुल भी ऐसी नहीं है। वह अभी भी बेयकीनी के साथ डॉक्टर की जानिब देख रही थी। एक उम्मीद थी डॉक्टर से कि हो सकता है वह कह दें कि ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। डॉक्टर ने इन्हें मुतमई करने के बाद इन्हें बाहर भेज दिया और वो मरे मरे कदमों से डॉक्टर के रूम से बाहर निकल गए। क्या हुआ आयशा बेगम? क्या कहा इन लोगों ने? सब कुछ ठीक तो है ना? शाहजमान ने आयशा बेगम को आते हुए देखा तो जल्दी से भागते हुए इनके पास पहुंचे थे। आयशा बेगम मरे मरे कदमों से चलते हुए आकर कॉरिडोर में पड़ी हुई कुर्सियों में से एक कुर्सी पर ढसी सी गई थी। इनकी यह हालत देखकर शाहजमान तो क्या अरमानगान भी जल्दी से इनकी जानिब बढ़ रहे थे। क्या हुआ अम्मी? सब ठीक तो है ना? वो दोनों हैरत में मुब्तला इसकी जानिब देख रहे थे। इससे पहले कि आयशा बेगम कोई बात करती, पीछे से एक नर्स की आवाज़ आई, आपके मरीज को होश आ गया, तब आप अपने मरीज से मिल सकती हैं। यह कहते हुए नर्स वहाँ से चली गई और वह दोनों भागते हुए इसके पास पहुँचे थे। इसकी हालत काफ़ी ख़राब लग रही थी। डॉक्टर ने कहा था कि कुछ दवाइयाँ इन्हें दे रहे हैं, इसके बाद आप लोग इसे ले जा सकते हैं। लेकिन आयशा बेगम इससे मिलने नहीं आई थी। वो वहीं कॉरिडोर में कुर्सी पर बैठी सख्ती की हालत में सोचों में गुम थी। सभी लोग अस्पताल से अरुषा को लेने के बाद घर की जानिब वापस आए थे। वो दोनों अभी तक आयशा बेगम की जानिब हैरानी से देख रहे थे और वो खामोशी से बैठी थी। इन्होंने एक लम्हे के लिए भी अरुषा को नहीं देखा था। वो क्या सोच रही थी कि सोच में गुम थी कि उन्हें अरुषा का पता ही ना चल सका। तकरीबन आधे घंटे के बाद वह घर पहुंचे। अरुषा को ड्राइंग रूम में पड़े सोफे पर बैठाकर मुलाजमा के हाथ से दूध का गिलास और बिस्किट मंगवाने गए थे। जो इसे खिलाए गए, डॉक्टर ने इसे आराम करने का कहा, इसलिए इसे खिलाने पिलाने के बाद इसे इसके कमरे में आराम करने के लिए भेज दिया गया। जबकि अब वह दोनों आयशा बेगम के साथ पुरसल्लत थे। आखिर हुआ क्या है? अम्मी जान अब क्यों कुछ बता क्यों नहीं रही? आखिर डॉक्टर नाजिया आपसे क्या बात कर रही थी और फिर इसके बाद आप बिल्कुल खामोश हो गई हैं? अलमगान ने पहली बार अपनी माँ से पूछा था। अस्पताल से यहाँ तक आने का तमाम रास्ता वो चुप रही थी। दूसरी तरफ शाहजमान भी आयशा बेगम की तरफ मतवज्जो होते हुए कहने लगे, आखिर डॉक्टर ने ऐसी क्या बात बताई है कि आप इस कदर खामोश हो गई हैं? एक बार भी बच्ची की तरफ आपने देखा नहीं कि क्या सोच रही होगी? आप तो इनकी फिक्र करते करते नहीं थकती थी। अब क्या हो गया है? शाहजमान ने पहली बार पूछा था। कुछ देर वह इन दोनों को देखती रही और फिर नम आंखों लिए इन्होंने अपने बैग से कागज निकाला और फिर अरमगान की जानिब बढ़ा दिया। अरमानगान जो हरिस से इनकी तरफ एहसास देख रहा था, कहने लगा, आखिर क्या है इसमें? आप हमें कुछ बता क्यों नहीं रही? देख लो, इसमें जो भी है मैं क्या बताऊं? कुछ बोलने की मेरी औकात नहीं रही।
मैं तो बस नाम की माँ रह गई हूँ। मैंने हमेशा यही कोशिश की थी कि इसकी माँ बनकर इसे मैं हर गम से बचाती आई हूँ, लेकिन इसने हमारे साथ क्या किया? ऐसा भी क्या हो गया कि आखिर तुझे कहते हुए अरमगान ने जैसे वो कागज खोला, इसकी तो हैरत की इंतहा ना रही। इससे पहले कि वो कुछ कह पाता, शाहजमान ने इसे जल्दी से वो कागज छीना था और फिर देखते ही देखते वो भड़क उठे थे। क्या मजाक है, यह लाहौला वाला कुंव था। हमारे बच्चे ऐसे नहीं हैं। अगर हमारे बच्चे ऐसे नहीं हैं तो फिर ये रिपोर्ट्स क्या है? अगर हमारी बच्ची ठीक होती तो इसके साथ ये सब कुछ क्यों होता? क्यों इसके बारे में रिपोर्ट्स में ये सब था? आयशा बेगम फट पड़ी थी। वो नहीं जानते थे कि दरवाजे के पीछे खड़ी अरुषा यह सब कुछ सुन रही थी। वो आहिस्तगी से आगे बढ़ी। क्या हुआ चाचा जान, सब ठीक तो है? ऐसे भी क्या आया है मेरी रिपोर्ट्स में? वह जल्दी से आगे बढ़ती हुई इस कागज को थाम गई थी और जैसे ही इसने वह कागज खोलकर देखा, वह नीचे गिरती चली गई। अरमगान जल्दी से इसकी जानिब बढ़ा। कोई ज़रूरत नहीं है इसे थामने की, इसने हमारी इज्जत की धज्जियां उड़ा दी। आयशा बेगम बोली तो अरुषा ने बेयकीनी से इनकी जानिब देखा। चाची जान, ऐसा कुछ नहीं है जैसा आप सोच रही हैं। खुदा के लिए मेरा यकीन करें, वो रोते हुए चिल्लाई थी। अगर तुम्हारे सब में कोई कसूर नहीं है तो फिर यह रिपोर्ट्स क्या कह रही हैं? इनके घर में पहली बार खिलबली सी मची थी। आयशा बेगम की आंखों में आंसू आ गए थे और शाहजमान अपना सर दोनों हाथों में थामते सोफे पर बैठे थे। अरमगान नासमझी की हालत में कभी इन दोनों को देखता और कभी रोती बुलकती हुई उस लड़की की जानिब देखता जो इस वक्त जिल्लत की तस्वीर बनी बैठी थी। अगर यह सब कुछ गलत है तो फिर तुम बताओ, सच क्या है? हमारी नजरों में धूल झोंक कर तुम किसके साथ यह सब कुछ करती रही हो? बताओ, हम तुम्हारे माँ बाप को क्या जवाब देंगे? तुम जहां पढ़ने आई थी ना, क्या काम कर बैठी? तो आयशा बेगम इससे गुस्से से पूछ रही थी और इसी वक्त अरमागान आगे बढ़ा था। अम्मी, कुछ ना कहे, इसे कोई कसूर नहीं है इसका। अरमान गान पहली बार इसके हक में बोला था। अगर इसका कोई कसूर नहीं है तो बताओ यह क्या है? यह सब किसके साथ यह मुंह काला करके आई है? हम पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी आई थी अरमगान, और हमारी जिम्मेदारी हमने कैसे निभाई? सवाल हम पर उठेंगे। हमने तो इसे बेटी का मान दिया, सगी बेटी से ज्यादा जाना हमने इसे, और देखो क्या नतीजा निकला। हम क्या मुंह दिखाएंगे? इसके वालदैन को आयशा बेगम फट पड़ी थी, जबकि शाहमान साहब अपने दोनों हाथ अपने सर पर रखे परेशान बैठे थे। मैं बता रहा हूं ना, इसका कोई कसूर नहीं है। सारे का सारा कसूर मेरा है। यह बच्चा किसी और का नहीं, मेरा है। अब की बार वह बोला तो शाहजमान और आयशा बेगम के चौंकने की बारी थी। क्या बकवास कर रहे हो तुम? अरमगान शाहजमान चौंक कर उठे थे। मैं सही कह रहा हूँ बाबा, मैं इससे निकाह कर चुका हूँ और इसमें इसका कोई कसूर नहीं है। जो भी कसूर है वह मेरा है। ठीक है, यह यहाँ पढ़ने के लिए आई थी और आप लोगों ने इसे मेरे पास ट्यूशन के लिए रखा था। जब मुझे पता चला कि किसी और के साथ मंसूब है तो मैंने इसे अपनाने का मंसूबा बनाया था। मैं इससे प्यार करने लगा था। मैंने चाहना था कैसे, लेकिन हाँ, मैं इस लड़की को चाहने लगा हूँ। फिर इसकी तबीयत खराब हुई। इस वक्त जब आप लोग जरीना आंटी के बेटे की शादी पर गए थे गांव में, इस वक्त इसकी तबीयत खराब हो गई थी और मैं इसे लेकर गया था अस्पताल। तब डॉक्टर समीना ने मुझे बताया कि इनकी शादी कर देनी बेहतर होगी, क्योंकि इन्हें कोई ऐसी बीमारी थी जिसमें अगर फरी तौर पर इसकी शादी ना की जाती तो शायद यह मर जाती, और आप लोग यहाँ थे नहीं। और वैसे भी मुझे अपनी ख्वाहिश पूरी करने का मौका मिल गया था। मेरे लिए इससे बेहतरीन मौका और कोई नहीं था, इसलिए मैंने जो मुनासिब समझा वो किया। मैंने इसी वक्त इससे निकाह किया और फिर तब से यह मेरी बीवी है। और रही बात इस बच्चे की, तो हाँ, मैं इससे अदवाजी ताल्लुक भी कायम कर चुका हूँ। इसमें इसका कोई कसूर नहीं है। यह तो रोती रही और मुझसे यही कहती रही कि ऐसा ना करें, घर वालों की मर्जी के साथ सब कुछ हो। लेकिन इसकी जान बचाना मेरा फर्ज था। वह फट पड़ा था और इसकी इस बात पर सभी लोग हैरानी से इससे देख रहे थे। और जब अब इसके वालिद हमसे पूछेंगे तो हम क्या कहेंगे? और इतना बड़ा फैसला तुम लोगों ने अचानक अकेले कैसे ले लिया? तुम्हें शर्म आनी चाहिए। अरमागान, तुमने हमारे भरोसे का खून किया है। कैसे मैं यह बात अपने भाई को बताऊंगा? सारी दुनिया के सामने तो यह लड़की अनवारी ही है ना। तुमने मुझे कहीं का भी नहीं छोड़ा अरमाकान। अगर तुम यह बात मुझे बता देते तो क्या फत पड़ जाती? तुम्हारी मदद ही कर देता ना मैं। यह सब करने की क्या जरूरत थी? शाहजमान आपे से बाहर हो रहे थे और तुमने भी खामोशी से इसका साथ दिया। इनकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। वो बोले,
चले जा रहे थे। बाबा मेरी बात सुने, ऐसा कुछ नहीं है जैसा आप सोच रहे हैं। इसमें अरुषा का कोई कसूर नहीं है। इसमें सब का सब कसूर मेरा ही है। वो अपना कसूर मान रहा था। यह सब कुछ आयशा बेगम और शाहजमान साहब बेबसी से अपनी औलाद को देख रहे थे और तभी अरमगान ने बताना शुरू किया और दम साधे बैठे इसे सुन रहे थे। रात के तकरीबन 11 बजे थे जब अपने कमरे में आराम से सोते अरमगान के कानों में किसी लड़की की चीख पड़ी थी। वो एक झटके से उठ बैठा था। कुछ देर तक मामला समझने के लिए वो चीखों को गौर से समझता रहा। फिर कुछ समझते हुए जल्दी से उठा और बिना जूते पहने बाहर की जानिब दौड़ लगा दी थी। वो कमरे से बाहर आया। एक बार फिर से रुक कर इसने आवाज को सुना। आवाज वाकई में वहीं से आ रही थी जहां से इसका गुमान हुआ था और वह वाकई में वहीं से आ रही थी। वो एक ही जस्ट में भागता हुआ सीढ़ियां चिढ़ता हुआ अरुषा के कमरे के सामने खड़ा था। दरवाजा मुकम्मल तौर पर बंद था। अरुषा, दरवाजा खोलो। क्या हुआ तुम्हें? अरुषा, वो दोनों हाथों से दरवाजा पीटने लगा था। अरुषा की आवाज मुसलसल आ रही थी। वो रो रही थी। अरुषा, दरवाजा खोलो, तुमसे बात कर रहा हूं मैं। वो एक बार फिर से चिल्लाया था। अब की बार दरवाजा बजाने में इसके हाथ तेजी से काम कर रहे थे। अरुषा, दरवाजा खोलो। तुम क्यों रो रही हो? क्या हुआ है तुम्हें? सब ठीक तो है? तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? इसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा था और अरुषा थी, दरवाजा नहीं खोल रही थी। 1, 2 और 3 कहने के बाद वह दरवाजे पर दोबारा धक्का लगाकर तीसरी बार दरवाजा तोड़ने में कामयाब हो चुका था। वो सामने बैठकर सो रही थी और अपने पेट पर हाथ रखे जोर जोर से रो रही थी। वो उसकी जाने बड़ा था। क्या हुआ है रूषा? तुम ठीक तो हो ना? अचानक ये रोने की आवाज कैसे आने लगी थी? तुम्हारे कमरे से घर में कोई भी मौजूद नहीं था। सब लोग गांव हवेली में गए हुए थे। यहाँ की हवेली इस वक्त मुकम्मल तौर पर अकेली थी। तमाम मुलाजमीन भी अपने अपने क्वार्टर्स में सोने के लिए जा चुके थे और वो शायद इसलिए नहीं गई थी क्योंकि इसके एग्जाम्स चल रहे थे और अरमगान ने इसे जाने की इजाज़त नहीं दी थी क्योंकि इन दिनों में वही इसका उस्ताद था। वो इसे घर में ट्यूशन दे रहा था और कुछ महीने पहले ही आई थी। इस वजह से वह पढ़ाई में इतनी ज़्यादा तेज़ नहीं थी और अरमान गान चाहता था कि वो इन्हें एग्ज़ाम में पहली, दूसरी या तीसरी पोजीशन में से एक पोजीशन हासिल कर ले। इसकी इस बात को मद्देनजर रखते हुए आयशा बेगम और शाहजमान साहब गांव हवेली चले गए थे क्योंकि वहां पर अरुषा के मामूजात कजिन की शादी थी। इसे भी शादी से ज्यादा अपनी पढ़ाई की फिक्र ऊब रही थी, इसलिए वह शादी को इग्नोर करते हुए अपने एक सिमत की तैयारी करने में मशरूफ ऐद थी। 10 बजे और इसने ट्यूशन देकर कमरे में जाकर पढ़ने के लिए कहा था और फिर खुद अपने कमरे में आकर सो गया था। ठीक 1 घंटे बाद ही इसकी आंख शोर से खुलती और वह भागता हुआ यहाँ आया था और वह शाह की किताबें बेड पर बिखरी पड़ी थी और वह बैठ गई। एक साइड पर अपना पेट पकड़े जोर जोर से रो रही थी। उसकी जानिब बड़ा था। इसने हाथ लगाते हुए इसकी तबीयत चेक करा था लेकिन वह बिल्कुल ठीक थी। फिर क्यों वह ऐसे रो रही थी? वह किसी भी बात का जवाब नहीं दे रही थी और फिर देखते ही देखते वह बेहोश हो चुकी थी। वो इसे जल्दी से उठाता हुआ कमरे से बाहर निकल गया और फिर सीढ़ियां उतरता हुआ नीचे गाड़ी तक लाया था। वो जल्दी से इसे गाड़ी में लटाता हुआ गाड़ी तेज तेज भगाता अस्पताल की जानिब भाग चला था। 11 बजे हो चुके थे और वह इस वक्त अस्पताल की इमारत के सामने खड़ा था। अस्पताल की इमारत अभी भी जाग रही थी। यहाँ पर मरीजों का तांता अभी भी लगा हुआ था। वह इसे एक बार फिर से अपनी बाहों में भरता हुआ अस्पताल की इमारत में दाखिल हो चुका था। इसे यूं कि किसी को उठाते हुए देखते नर्स ने जल्दी से स्ट्रेचर मंगवाया और इस पर अरुषा को डालते हुए वह इमरजेंसी रूम की तरफ बढ़ गई। वो बाहरी कॉरिडोर में टहलने लगा था। वो किसी को भी इस बारे में इत्ला नहीं देना चाहता था। ना जाने इसे क्या हो गया था। सब खैर हो, खुदा करे, लेकिन इसने इसे पहली बार इतना खराब हालत में देखा था। ना जाने इसके साथ क्या हो रहा था। वो खुदा से दुआ कर रहा था कि वह ठीक हो जाए। कुछ लम्हों बाद एक डॉक्टर इमरजेंसी रूम से बाहर निकली और फिर अरमगान को अपने साथ आने का इशारा किया। वह जल्दी से इसके ऑफिस के जाने बढ़ा था। यह डॉक्टर नाइट ड्यूटी पर थी। दिन की ड्यूटी पर इसने अक्सर नाजिया को देखा था, लेकिन अब तो कोई और डॉक्टर थी। खैर, इसने सवारी नजरों से इस डॉक्टर की जानिब देखा। क्या हुआ डॉक्टर साहिबा? सब ठीक तो है? कैसी है वो? और क्या हुआ था? इसे वो धड़कते दिल के साथ इसकी बीमारी के बारे में पूछ रहा था। यहाँ पर वो अकेला था और इसे संभालना मुश्किल हो रहा था। इसे समझ नहीं आ रही थी कि वो गांव खबर करे या नहीं, और तभी डॉक्टर ने इसे जो बताया वह इसके कानों में उबले हुए शीशे की तरह पड़ा था। देखिए मिस्टर अरमागान,
बात कुछ यूं है कि पेशेंट की हालत बहुत खराब हो चुकी है और इसका सिर्फ एक ही हल है। अगर आप इसकी शादी कर दें तो हो सकता है कि यह ठीक हो जाए। इसकी यह बीमारी कोई इतनी बड़ी नहीं है, लेकिन जो तकलीफ इन्हें हो रही है यह किसी भी इतनी उम्र की बच्चियों को नहीं होती। यह गर्ल्स प्रॉब्लम है। आप समझ रहे होंगे, उम्मीद करती हूँ, और मेरा मशवरा है कि आप अगर इनकी खैर चाहते हैं तो इनका निकाह कर दें। इनकी शादी इस मसले का बुनियादी हल है। डॉक्टर यह बात कहती खामोश हो गई थी, जबकि अरमान गान गहरी सोच में डूब गया था। कुछ देर खामोश रहने के बाद वह इनसे इजाजत चाहता हुआ कमरे से बाहर निकला। इसका चेहरा अब संजीदा था। इसने अपने मोबाइल पर नंबर मिलाया और फिर इस रूम की जानिब बढ़ गया जहां पर अरुषा को रखा गया। होश में आ चुकी थी। कैसी हो अरुषा? और यह बताओ कि यह बीमारी तुम्हें कब से है? तुम ठीक तो हो? और कब से तुम्हारे साथ यह मसला हो रहा है? इसने इससे पूछा तो वह हैरान हुई थी। मुझे नहीं पता लाला, यह पहली बार हुआ है। और फिर वो खामोश हो गया। ठीक है, तुम चलो मेरे साथ। यह कहता हुआ वो इसका हाथ पकड़ता हुआ कमरे से बाहर निकल गया था। और फिर अब की बार इसका रुख अपने घर की जानिब नहीं, किसी और जानिब था। वो अपने दोस्त के घर पर आया था जहां पर निकाह के बारे में सभी इंतजामात किए गए थे। कि क्या हो रहा है लाला? मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। वह इसे अक्सर लाला ही कहती थी क्योंकि इसके गांव में बड़े भाई को लाला कहते थे और यहाँ आने के बाद भी इसे अरमगान अपने बड़े भाई की तरह ही लगता था। इस वजह से वह इसे लाला कहती थी। खामोश रहो, जितना कहा इतना करती जाओ। यह कहता हुआ वो इससे निकाह करने की ताकीद कर गया था। मौलवी साहब ने निकाह पढ़ाना शुरू किया और फिर देखते ही देखते इन दोनों का निकाह हो गया था। वो अब भी हैरान हो रहे थे। लाला, ये सब क्या है? बाबा मेरी जान ले लेंगे। मैं यहाँ पर पढ़ने आई थी। आप यह क्या कर रहे हैं? आपने मेरे साथ निकाह क्यों किया? वो रोती जा रही थी, लेकिन अरमगान ने इसकी एक बात नहीं सुनी थी। वो इसे अस्पताल से सीधा अपने कमरे में लाया था। वो पहले बहुत बेहतर थी, मगर फिर भी इसे कुछ समझ नहीं आ रही थी। डॉक्टर ने इसे कुछ दवाई दी थी, जिन दवाओं के जरे असर वो ठीक हो चुकी थी, लेकिन इसे यह समझ नहीं आ रही थी कि अरमगान ने इससे निकाह क्यों किया था, और यह वो सोच सच कर पागल हुए जा रही थी। अगर इसके घर वालों को इस बारे में इल्म हो गया तो कुछ भी ठीक नहीं होगा। वो रो रही थी और अब भी इसे लाला कह रही थी, लेकिन अब वो इसकी कहाँ सुनने वाला था। मैं नहीं जानती लाला, यह सब क्या हुआ है, लेकिन यह सब कुछ पहली बार हुआ है। आप प्लीज मुझे बख्श दें। आप ऐसा ना करें, अभी भी वक्त है, या फिर आप सबको बता दें आपने मेरे साथ निकाह कर लिया है, वरना बाबा मेरी जान ले लेंगे। वो रो रो कर कह रही थी, मगर वो शख्स बाज नहीं आया था। वो इसकी कमर से पकड़ता मोहब्बत पाश नजरों से इसे देख रहा था। वो हैरान हो रही थी। ना जाने अरमगान को आज क्या हो गया था। इसका एक आंसू दाएं आंख से निकला और गाल पर फिसल गया। खबरदार, अगर दोबारा एक भी आंसू तुम्हारी आंख से निकला और अब तुम और मैं मियाँ बीवी है, तो अब तुम मेरा हर हुक्म, हर चीज से ऊपर जानोगे, समझी? और अच्छे बच्चों की तरह अब यह बात भी किसी को नहीं बतानी कि मैं अब तुम्हारा लाला नहीं समझी। देखो, अभी जो तुम्हें तकलीफ हुई है ना, इसलिए कि आपके हस्बैंड नहीं है। तो डॉक्टर साहिबा ने कहा है कि मैं आपका शौहर बन जाऊं तो आपको दोबारा वो तकलीफ नहीं होगी और किसी को पता भी नहीं चलेगा। और अगर आप किसी को नहीं बताओगी तो मैं रोज आपको अच्छे से पढ़ाऊंगा और आपकी हर बात मानूंगा, चॉकलेट भी लाकर दूंगा। वो इससे छोटी थी और ना समझ भी, इसलिए इसकी बातों से वो अक्सर बहल जाती थी और अब भी वह सोच कर मुस्कुरा रही थी कि वो रोजाना इसे चॉकलेट्स देगा। ठीक है, मैं किसी को नहीं बताऊंगी, वो मुस्कुराते हुए कह रही थी। और फिर वो मौके की नज़ाकत को समझते हुए इसके करीब अपना चेहरा लाते हुए कहने लगा, अब मैं आपके साथ जो भी करूंगा किसी को नहीं बताएंगे और कुछ भी नहीं कहेंगे। ठीक है, बस खामोश हो जाए। अब आगे मेरा काम है, आपको दोबारा वह तकलीफ नहीं होगी। ठीक है। इनसे प्यार से कहता हुआ वह आहिस्तगी से इसकी गर्दन पर झुका था और वह रोकना चाहती थी, मगर अब अरमगान कहाँ रुकने वाला था। वो धीरे धीरे अपना काम कराता और वह इसके छूने पे नींद की आगोश में चली गई थी। यह इनकी मोहब्बत की शुरुआत थी। दूसरे दिन वह जाती तो अरमगान के बिस्तर पर थी। वो मुस्कुराते हुए इसे देख रहा था। यह अरमगान के लिए एक हसीन सुबह थी। वो आंखें खोले इसे ही देख रही थी। और आपने समझाया था, वो तुम्हें याद है ना? वो मुस्कुराते हुए कह रहा था। वो इसके अंदाज और अपने दरमियान होने वाली तमाम बातें अब तक भूल चुकी थी और अब यह हैरान हो रही थी कि वह इसके कमरे में कैसे आई थी। लेकिन अगले लम्हे इसे सब याद आ गया। इसने घड़ी पर वक्त देखा। 9:30 बजा रही थी। मैं कॉलेज से लेट हो गई।
वो जल्दी से फिर से उतरने लगी, लेकिन इसने इसका हाथ पकड़ लिया। कोई बात नहीं, आज मैंने खुद कहा कि तुम ना जाओ, क्योंकि आज तुम्हारा पेपर नहीं था। तुम्हारा पेपर कल होना था, तो आज तुम्हारा तुम आराम कर लो। कमरे में जाकर मामा बाबा आ रहे हैं, किसी को इस बारे में मालूम नहीं होना चाहिए। वह इसे एक बार फिर से याद करवा गया। वह इस बात में सर हिलाती हुई वहां से उठ गई थी। मैं आप सब लोगों के सामने बैठकर इस बात का एतराफ़ करता हूँ कि मैं सबका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ मैं था, क्योंकि इसमें अरुषा की कोई भी मर्जी शामिल नहीं थी और मैंने इसे बच्चों की तरह ट्रीट करते हुए इस चीज़ के लिए मदद किया था। मैं जब भी इसे पढ़ाने की कोशिश करता था, मैं इसे पढ़ाने से ज़्यादा इसके हुस्न की जानिब से ज़्यादा कशिश महसूस करता था। आहिस्ता आहिस्ता मुझे इससे मोहब्बत होने लगी थी और यह मैं खुद भी नहीं जानता था। और इस वक्त जब आप लोग सब के सब गांव गए हुए थे और पीछे से इसकी तबीयत खराब होने लगी, तो फिर मैं इसे उठाकर अस्पताल ले गया। एंड इसी वक्त डॉक्टर ने मुझे यह मशवरा दिया कि मैं अभी के अभी इसका किसी के साथ निकाह कर लूं। इसके अलावा इसकी बीमारी का कोई इलाज नहीं। और फिर इस बात को मद्देनजर रखते हुए मैंने सोचा कि आप लोगों को बता दूं, लेकिन फिर मुझे इस बात का इल्म हुआ कि आप सबने तो इसका रिश्ता कहीं और तय कर रखा था और मैं यह बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता था कि इसे मेरे अलावा कोई और भी हाथ लगाए। भले ही मुझसे बहुत छोटी थी, लेकिन मैं फिर भी इसकी मोहब्बत में गिरफ्तार हो चुका था और मैं नहीं चाहता था कि यह किसी और की सरपरस्ती में जाए। इसलिए मैंने इससे निकाह करने का फैसला किया। यह मुझे इनकार करती रहे, लेकिन फिर भी इसके बावजूद भी मैंने इससे निकाह करके इस रात ही इसके साथ वो ताल्लुक कायम कर लिया था, जबकि यह भी जानता था कि इसका नतीजा बिल्कुल गलत निकलेगा। लेकिन मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं सिर्फ इसलिए कह रहा था कि यह भी मुझसे दूर ना हो और फिर आप लोगों को इल्म ना हो। लेकिन जब आप लोगों को इल्म होगा, मैं तब आप लोगों को इस बारे में आगाह कर दूंगा। पहले तो फिर भी मैं इसे छोड़ देता, लेकिन जब से मैं निकाह कर चुका हूँ तो मैं चाहता था कि आखिर मेरी बीवी को कोई और कैसे भी आकर ले जाए और फिर बस मेरी समझ में जो आता गया मैं वो करता गया। इस मासूम पर किसी ने भी कोई कीचड़ उछालने की कोशिश नहीं करनी, वरना मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, वो कहता हुआ सबकी जानिब देख रहा था। पहले वह यह सारी बात अपने माँ बाप को बता चुका था और अब फिर वह सब इसे लेकर इन दोनों को लेकर गांव पहुंच गए और अब गांव में चाचा जान और चाची जान के सामने बैठा वो अपनी गलती का एतराफ़ कर रहा था, जबकि इसके साथ ही बैठी जर्द सूरत लिए वो बीमार सी लड़की अरुषा थी, जिसका इस सब में कोई कसूर नहीं था। वो फिर भी सबकी जिल्लतों का निशाना बन रही थी और इस वक्त वही शख्स इसका साथ दे रहा था। इस दिन के बाद से मैंने फिर इसे अपनी बीवी की तरह ट्रीट करना शुरू कर दिया था। यह मुझे हर वक्त लाला कहती थी और मैं इसे लाला कहने से मना करता था और फिर मुझे समझ आया कि इसकी सबसे ज़्यादा कमज़ोरी जो थी वो इसकी चॉकलेट्स वगैरह थी और मैं इसे रोज़ाना चॉकलेट्स लाकर देता रहा। अब आखिरी दिनों में तो ये हो गया था कि यह भी अब मुझसे मोहब्बत करने लगी थी, हत्ता कि उसने खुद भी मुझसे कहा था कि आप मेरे बगैर नहीं रह सकती। यह सब कुछ तो आप आसानी समझ सकते हैं कि मियाँ बीवी के दरमियान निकाह के बाद लाजमी हो जाता है, इन दोनों में मोहब्बत हो जाती है। तो मेरे ख्याल से इसमें कोई मुजायका नहीं, और अगर आप सब लोगों को यह गलत लगता है तो फिर मैं अपनी बीवी को लेकर कहीं चला जाऊंगा। मैं इसे किसी सूरत नहीं छोड़ूंगा और अब तो यह मेरे बच्चे की माँ भी बनने वाली है। वो सर झुकाते हुए एक बार फिर से नज़र उठाकर अपने साथ बैठी अरुषा को देख गया। इसने आंखें मोड़ कर रखकर जाना देखा तो पहली बार ठटका था। मैंने कहा था ना कि सब सारा इल्ज़ाम मुझ पर आए। बाबा जान मेरी जान ने कहेंगे, लेकिन फिर भी आपने ज़िंदगी दी। वो आंखों में शिकायत लिए इसे देख रही थी और वो इसकी आंखों की ज़ुबान पड़ा था और फिर एक बार फिर वो नज़र झुका गई। इसकी आंखों से गिरने वाला वो आंसू देख चुका था। मैं आप सब लोगों से माजत करता हूँ कि मेरी वजह से आप सब लोगों को तकलीफ़ हुई और सबसे बढ़कर चाचा आपको और अरुषा को, लेकिन मैं यह सिर्फ और सिर्फ अरुषा को पाने के लिए कर रहा था, वरना शायद आप लोग इसको मुझसे जुदा कर चुके होते और मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता था। वह आंखों में आंसू लिए कह रहा था। सब लोगों ने एक दूसरे की जानिब देखा था। वो अगर इस वक्त इन दोनों को जुदा कर भी देते तो क्या हो जाता? ज़्यादा से ज़्यादा यही होता ना कि इनकी बेटी इज्जत की ज़िंदगी जो इनको दी थी वो जिल्लत के साथ नहीं जी सकते थे। ठीक है, फिर कल ही आप लोगों को रुखसती ही ले लें, क्योंकि अब हम लोग यह जिल्लत सहने के रवादार नहीं। और बहुत अच्छा किया तुमने इसकी बीमारी के बारे में पता करवा दिया, वरना शायद मैं अपनी बेटी को गलत समझता रहता। मेरा मान तो बरकरार है और बरकरार रहा है। अपनी बेटी पर मुझे इस रिश्ते से कोई एतराज़ नहीं है। आप लोग बस कल ही इंतज़ाम कर लीजिएगा। यह कहते हुए चाचा जान वहाँ से उठ गए और अरुषा ने
थके हुए निगाहों से अपने बाप को जाते हुए देखा था। कुछ ही देर में इसलिए वो लोग शॉपिंग करने निकल पड़े थे और फिर शादी की शॉपिंग करने के बाद दूसरा दिन के इनकी शादी की तारीख रख दी गई थी। बिल आखिर वो सबको मना चुका था। रुखसती का फंक्शन बहुत अच्छे से निमट रहा था। तमाम लोग बहुत खुश अखलाकी के साथ इनकी शादी में शरीक हुए थे। थोड़े बहुत लोगों को बुलाया गया था और सभी लोग यही पूछ रहे थे कि वह तो किसी और की मंगेतर थी, फिर वह किसी और के साथ रुखसत क्यों हो रही है। सभी को बस एक ही जवाब दिया जा रहा था कि वह अपने चाचा के घर रहती थी और चाचा को बेहद अजीज हो गई थी, इसलिए वह अपनी भतीजी को उठने से अपने से दूर नहीं करना चाहते थे और यही बात लोगों को खुश करने के लिए काफ़ी थी। इनकी इज्जत भी बच रही थी और सब कुछ अच्छे तरीके से हो रहा था। वो इस वक्त स्टेज पर बैठी थी जब वो उसके करीब आकर बैठा था। मैंने कहा था ना सब कुछ ठीक कर दूंगा, तो मैं परेशान हो रही थी। अब देखो सब कुछ ठीक हो गया ना। वो मुस्कुराते हुए कह रहा था। वो सर करम करके अपने लहंगे में मलबूस थी और वो मेहरून कलर की शेरवानी में दोनों बेइंतहा खूबसूरत लग रहे थे। आपने बहुत अच्छा किया, सबको हकीकत बता दी, वरना मेरे साथ क्या होता, सब लोग मुझे जान से मार डालते। वो कोई आवाज़ में बोली और फिर इसका चेहरा मुरझाया हुआ था। इसकी आंखों में पानी एक बार फिर से भरने लगा था। मैंने कहा ना रोना नहीं है। मैं तुम्हें कितनी इतनी बार समझा चुका हूँ कि यहाँ से तुम्हारी आंख से बाहर आंसू नहीं आना चाहिए। वो एक बार फिर से इसकी आंखों में आंसू देखता हुआ तेजी से बोला, तो वह जल्दी से सर झुकाते हुए हाथ में पकड़े टिश्यू से अपनी आंखें साफ कर गई। बिल आखिर आज इन दोनों की मोहब्बत का मिलाप का दिन था। वो बहुत खुश थी। रुखसती के बाद वह इसे अपने शहर वाले घर में ही ले आए थे। कमरा बहुत खूबसूरत तरीके से सजा हुआ था, बिल्कुल एक दुल्हन की तरह। वैसे तो यह सुहागरात पहले ही मनाई जा चुकी थी, लेकिन अब लोगों के सामने दिखावा करना तो बनता ही था, क्योंकि अब वह सारी दुनिया के सामने इसे अपना रहा था। पहले इस शख्स ने लोगों से छुपकर अब इसे अपनाया था और फिर इसका नतीजा यह हुआ कि इस लड़की के किरदार पर बहुत बात उठी थी। लेकिन अब वो यह सब कुछ नहीं चाहता था। से वह लड़की इस कदर अजीज थी कि इस पर अगर कोई भी उंगली उठाता तो वह इसकी उंगली तोड़कर हाथ में रख देता। यहाँ तो इसके वालिदैन ने इसके किरदार पर उंगली उठाई थी, फिर वो कैसे इनके साथ कुछ कर सकता था। इसने यही सोचा और फिर सच बताने का फैसला कर लिया था। वो कमरे में दुल्हन बनी अपने चेहरे पर घूंघट सजाए बैठी थी। जब वह इसके करीब आकर बैठा मुस्कुराते हुए इसके चेहरे से घूंघट उलटाए वो नज़र झुकाए बैठी थी। वो इस खूबसूरत लहंगे में बेइंतहा खूबसूरत लग रही थी। वो तो इसे इस हुलिये में देख के बेखस सा हो गया था और वो खामोश बैठी थी। उसका चेहरा अपनी तरफ मोड़े मुस्कुराते हुए इसे देख रहा था। बेशक खुदा बहुत बड़ा कारसाज है, वो इंसान को इसकी औकात से ज़्यादा नवाजता है। मैंने तुम्हें तकलीफ़ देने की कोशिश की थी, अनजाने में ही सही, लेकिन तुम्हें तकलीफ़ दे गया। मैंने तुमसे वादा किया था कि मैं तुम्हारी आंख में कभी आंसू नहीं आने दूंगा, लेकिन लोगों की नज़रों के सामने मैं तुम्हें बहुत गलत साबित कर गया। और फिर जब यह बात सामने आई कि तुम मेरे बच्चे की माँ बनने वाली हो, तो दुनिया ने किस तरह मेरा सवाल करने की कोशिश की और तब मुझे एहसास हुआ कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन खैर अभी भी देर नहीं हुई थी। मैंने सोचा कि मैं तुम्हारा साथ तोड़ सारी ज़िंदगी के लिए तुम्हें अपने नाम लिख दूं। मुझे यह डर लगने लगा था कि हो सकता है तुम्हें कोई और मुझसे चुरा कर ना ले जाए या फिर वह तुम्हें मुझसे दूर कर दे, और मैं यह सब कुछ नहीं चाहता था। इसने आंखों में आंसू भरते हुए इससे कहा था। वो मुस्कुराकर इसकी जाने देखती रही। फिर कुछ देर बाद वो इसे कहने लगा, मुझे माफ़ कर दिया ना तुमने। इसने सर झुकाते हुए हमें अपना सर हाँ में हिलाया, तो अगले लम्हे अपना बाजू इसके गिर्द हमाइल करते हुए इसे सीने से लगा गया। इश्क बगैर राजी था कि वो हैरान हो गई। कुछ देर दरख्वास्त इसने अपने कोट की जेब में से एक डिब्बिया निकाली। इसमें बेहद खूबसूरत अंगूठी जगमगा रही थी। इसने वो अंगूठी निकालकर इसके हाथ में पहना दी। वो हैरानी से इसे देख रही थी। यह हमारी खानदानी अंगूठी है। यह मेरी अम्मी जान ने मुझे आज ही दी है और कहा है कि शादी की पहली रात दूल्हा अपनी दुल्हन को देता है। मतलब कि मेरी अम्मी को इसके साथ बैठने में, मतलब मेरे बाबा जो साथ बैठे थे। फिर आज मैं तुम्हें पहना रहा हूँ। इस खानदान के अलावा अब मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि जब हमारी पहली बहू हमारे घर एत आएगी तो तुम यह इसके हवाले कर दोगी। वो मुस्कुराते हुए बोली। इससे अपने मुस्तकबिल की निशानदेही कर गया था, जिस पर वो मुस्कुराते हुए इसके सीने से जा लगी थी। इनकी ज़िंदगी की हसीन शुरुआत हो चुकी थी। शायद यह पहला कपल था जिसकी ज़िंदगी की हसीन रात में
इनकी जिंदगी की तीसरा और अहम साथी भी इनके साथ शरीक था।